आज है 26 अक्टूबर रविवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे उस गुजराती पंजाबी लड़के की जो दुनिया के सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क को एक नई राह दिखा रहा है। साथ ही चलेंगे बिहार, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सबसे मुश्किल राजनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे एनडीए यादवों से किनारा करके एक बड़ा जोखिम उठा रहा है और कैसे तेजस्वी यादव अपने माई समीकरण में बाप की एंट्री करा रहे हैं। इसके अलावा हम जानेंगे उस खिलौने के बारे में जो असल में एक केमिकल बम निकला और सरकार के एक बड़े इवेंट पार्टनर पर लगे धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के बारे में। कला की दुनिया में हुसैन की पेंटिंग के बढ़ते दाम और विवाद पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें विस्तार से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया का सबसे मशहूर शहर जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा जिसके पिता गुजराती और मां पंजाबी हैं। इस पूरी राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण किया है आकार पटेल ने। जोहरान ममदानी ने जून में डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन जीता और अब 4 नवंबर को वे न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए आम चुनाव भी जीत सकते हैं। इस साल जनवरी में पोल में उन्हें सिर्फ 1% वोट मिल रहे थे, लेकिन जून तक उन्होंने प्राइमरी चुनाव में 43% वोट हासिल कर लिए। अब पूरे शहर के वोटरों के बीच हुए पोल में उन्हें 50% वोट मिलते दिख रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? सबसे पहले न्यूयॉर्क की आबादी के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ 3.5 लाख करोड़पति और 123 अरबपति हैं, लेकिन शहर की एक चौथाई आबादी यानी 20 लाख से ज्यादा लोग गरीबी में रहते हैं। गरीबी की परिभाषा है 4 लोगों का परिवार जो साल में $47,000 या उससे कम पर गुजारा कर रहा है। ममदानी ने अपने कैंपेन की शुरुआत रहन सहन के खर्च से जुड़ी इसी समस्या पर फोकस करने से की। जबकि उनके विरोधी अपराध और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे थे, ममदानी ने 3 मुख्य समाधान पेश किए। किराया स्थिर अपार्टमेंट पर 4 साल का रेंट फ्रीज, 5 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त देखभाल, जिस पर एक परिवार का सालाना लगभग $22,000 खर्च होता है, और मुफ्त बसें। उनकी सफलता का दूसरा तत्व है स्वयंसेवकों की फौज। जून में इनकी संख्या 50,000 थी, जिनमें से 30,000 ने घर घर जाकर प्रचार किया या फ़ोन कॉल किए। तीसरा तत्व उम्मीदवार खुद थे। 34 साल के ममदानी मुसलमान हैं और खुले तौर पर अपनी पहचान बताते हैं। उनका शानदार सोशल मीडिया कैंपेन भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। ममदानी ने इजराइल लॉबी के तीखे हमलों का भी सामना किया है। अगर वो न्यूयॉर्क को चलाने में कामयाब होते हैं तो उनका कैंपेन अमेरिका में पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक मॉडल पेश कर सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर एक युवा गुजराती पंजाबी लड़का दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को एक नई दिशा देने में कामयाब हो जाए। अब रुख करते हैं भारत की राजनीति का और चलते हैं बिहार। 2 दशकों से ज्यादा समय से नीतीश कुमार ने 4 लोकसभा और इतने ही राज्य चुनावों में जेडीयू का नेतृत्व किया है। नतीजे चाहे जो भी रहे हों, एक बात हमेशा स्थिर रही है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना। इंडियन एक्सप्रेस के लिए संतोष कुमार अपने विस्तृत प्रोफाइल में लिखते हैं कि इस बार हालात अलग हो सकते हैं। 74 साल की उम्र में नीतीश स्पष्ट रूप से धीमे हो रहे हैं। तथ्यों और आंकड़ों पर गहरी पकड़ के लिए जाने जाने वाले नीतीश अब अक्सर बीच वाक्य में भटक जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती पीढ़ीगत बदलाव की है। जब नीतीश ने 2005 में अपना कार्यकाल शुरू किया था, तब कानून व्यवस्था और शासन सबसे बड़े मुद्दे थे। लेकिन अब उन्हें युवा मतदाताओं की एक पूरी पीढ़ी को यह विश्वास दिलाना होगा, जिन्होंने लालू राबड़ी शासन नहीं देखा है। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी तेजस्वी यादव के रोजगार के वादों का मुकाबला करना होगा। इसके साथ ही पुरानी जातिगत गोलबंदी भी धुंधला रही है। नीतीश ने गैर यादव ओबीसी, महादलित और महिलाओं का एक नया आधार बनाया था। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के उदय के साथ बीजेपी को भी ईबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है। अगर जेडीयू को लगभग 60 सीटें मिलती हैं, तो नीतीश गठबंधन के लिए अपरिहार्य बने रहेंगे। लेकिन अगर वे ये चुनाव हार जाते हैं, तो यह एक महान पारी का अंत हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक और अहम पहलू है जातिगत समीकरण। यहाँ राजनीतिक ध्यान एक बार फिर राज्य के सबसे बड़े सामाजिक समूह यादव समुदाय पर केंद्रित हो गया है। बीजेपी लंबे समय से राजद के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इस पर राजेश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट कहती है कि आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी और उसके सहयोगी जेडीयू ने कई प्रमुख यादव उम्मीदवारों के टिकट काट दिए हैं।
लगभग आधा दर्जन प्रभावशाली यादव नेताओं को टिकट न देकर बीजेपी यादव समुदाय को एक सकारात्मक संदेश देने में विफल रही है। 2020 में 15 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली बीजेपी ने इस बार यह संख्या घटाकर केवल 6 कर दी है। जेडीयू ने भी केवल 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक बनी हुई है। वहीं राजद अभी भी 52 उम्मीदवारों के साथ सबसे अधिक यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली पार्टी बनी हुई है। सवाल ये है कि क्या एनडीए राज्य के सबसे बड़े ओबीसी ब्लॉक को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? इसी चुनावी माहौल का एक और विश्लेषण ये बताता है कि अगर ओपिनियन सर्वे पर विश्वास किया जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के बावजूद बिहार में एनडीए एक और जीत के लिए तैयार दिख रहा है। द टेलीग्राफ के लिए लिखे अपने विश्लेषण में आसिम अली कहते हैं कि यह एक प्रबंधित लोकतंत्र का संकेत हो सकता है, जहां सरकारें बिना किसी स्पष्ट जनादेश के फिर से चुनी जाती हैं। जेडीयू और बीजेपी के राजनीतिक संवाद में ब्रांड मोदी और ब्रांड नीतीश कुमार के भरोसे के अलावा कुछ भी नया नहीं है। चुनावी अभियानों का ये प्रबंधकीय मॉडल एक गहरी घटना का लक्षण है, सार्वजनिक क्षेत्र का राजनीतिकरण। बिहार में विपक्ष के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, फिर भी विपक्षी दल, मुख्य रूप से राजद और कांग्रेस, एनडीए को टक्कर देने में विफल रहे हैं। इसका कारण है उनके पास एक संगठनात्मक विचारधारा का अभाव। राहुल गांधी खुद को जाति आधारित समानता का संरक्षक बताते हैं, लेकिन पार्टी के टिकट वितरण में सवर्णों को, जो आबादी का केवल 10% हैं, लगभग 34% टिकट मिलते हैं, जबकि 36% आबादी वाली अत्यंत पिछड़ी जातियों को केवल 10% टिकट मिलते हैं। राजद भी इसी तरह का प्रदर्शन करता है। ये दिखाता है कि ये पार्टियां एक वास्तविक प्रगतिशील एजेंडा बनाने में संघर्ष कर रही हैं। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की अपनी कहानियां भी हैं। द हिंदू में प्रकाशित एक प्रोफाइल में बिहार की राजधानी पटना की दीघा सीट से सीपीआई माले की उम्मीदवार दिव्या गौतम की राजनीतिक यात्रा को करीब से देखा गया है। सुर्खियों ने उन्हें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन के रूप में परिचित कराया है। लेकिन 34 वर्षीय दिव्या अपनी इस पहचान से आगे बढ़कर राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं, हम जिस पितृसत्तात्मक दुनिया में रहते हैं उसमें अक्सर एक महिला की पहचान एक पुरुष रिश्तेदार से जुड़ी होती है। जो बात उन्हें ज्यादा चिंतित करती है वो है 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए द्वारा केवल 35 और इंडिया ब्लॉक द्वारा केवल 32 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना। वो पूछती हैं, महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने का इंतजार क्यों करें? राजनीतिक दलों को इसे अभी करना चाहिए था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से महिला अध्ययन में मास्टर डिग्री और बिट्स पिलानी से पीएचडी कर रही दिव्या एक थिएटर कलाकार भी हैं। उम्मीदवारों के अलावा पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। लालू यादव की आरजेडी ने अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव एमवाई वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश की है। सुमित पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर बहुजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को जोड़कर एक बड़ा एमवाई बाप गठबंधन बनाने की जुगत में है। इसके पीछे का अंकगणित बिहार जाति सर्वेक्षण से जुड़ा है, जिससे पता चला कि राज्य की 63% आबादी ओबीसी है, जिसमें 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी है। मुकेश सहनी, जो ईबीसी के निषाद समुदाय से आते हैं, को अपना उप मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर आरजेडी ने एनडीए के 2 दशक पुराने विजयी समीकरण को तोड़ने की कोशिश की है। संदेश ये है कि बिहार की प्रमुख पिछड़ी जाति यादव अब अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ नेतृत्व साझा करने को तैयार है। एक तरफ जहां पार्टियां समीकरण बना रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नारों में एक अहम बदलाव देखा गया है। द वायर में अपने कॉलम में संजय के झा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार, तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने से इनकार कर दिया। ये बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है से एक बड़ा बदलाव है। बीजेपी स्पष्ट रूप से नीतीश के नेतृत्व को पेश करने के खिलाफ है, लेकिन झा का मानना है कि नीतीश कुमार शारीरिक कमजोरियों के बावजूद अपने ताज की रक्षा करने में सक्षम हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में वंदे भारत ट्रेनों, स्टार्टअप्स और सस्ते डेटा की बात कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपने मोबाइल फोन की टॉर्च चालू करने के लिए कहा और पूछा, जब इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार के राजनीतिक घमासान से इत्र। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो त्योहारों के मौसम में एक गंभीर चिंता बनकर उभरी है। नेत्र चिकित्सकों के एक राष्ट्रव्यापी निकाय ने कार्बाइड गन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह मांग उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि इस सप्ताह दीपावली के दौरान देश भर में 1200 से अधिक लोग आंख और चेहरे की चोटों से पीड़ित हुए हैं।
ये खबर जीएस मुदुर की रिपोर्ट पर आधारित है। सोसाइटी ने कहा कि कार्बाइड गन को रासायनिक बम के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पारंपरिक पटाखों के रूप में। कार्बाइड गन, जिनका उपयोग अक्सर किसान पक्षियों या बंदरों को डराने के लिए करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती हैं, जिससे विस्फोट होता है। मानक पटाखों के विपरीत, इनमें अनियंत्रित विस्फोट होता है, जो अक्सर चेहरे के करीब होता है और स्थायी अंधापन का कारण बन सकता है। एक तरफ जहां यह सामाजिक खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के बौद्धिक जगत में भी एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण जब कई नामी शिक्षक और शोधकर्ता अमेरिकी विश्वविद्यालय छोड़ रहे हैं, तो भारत में कुछ लोग ये सपना देखने लगे हैं कि इन विद्वानों को भारत में लुभाया जा सकता है। द वाया में अपूर्वानंद इसी विडंबना पर एक लेख लिखते हैं। उनका कहना है कि यह सपना खोखला है क्योंकि भारत में वेतन, आवास और रिसर्च फंडिंग जैसी कई बाधाएं हैं। लेकिन इन भौतिक बाधाओं से बड़ी बाधा बौद्धिक माहौल की है। जो काम ट्रंप की सरकार 2 साल से कर रही है, वो भारत सरकार 12 साल से ज्यादा समय से कर रही है। यहाँ विश्वविद्यालयों को वामपंथियों के अड्डे कहा जाता है। ऐसे में ट्रंप के अमेरिका से भागने वाला कोई भी विद्वान नरेंद्र मोदी के भारत में क्यों आना चाहेगा? बौद्धिक स्वतंत्रता की इस बहस के बीच देश में जाति जनगणना का मुद्दा भी चर्चा में है। हाल ही में सुधा मूर्ति ने उन जातियों की गिनती की आवश्यकता पर सवाल उठाया जो पिछड़ी नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में पंजाब विश्वविद्यालय के शोध विद्वान शुभम गौतम इसी तर्क की पड़ताल करते हैं। वह लिखते हैं कि यह तर्क सामान्य श्रेणी को जाति निरपेक्ष होने का दिखावा करने की छूट देता है, जबकि असल में जाति एक संबंधपरक पदानुक्रम है। जहां उत्पीड़ित जातियां दावे करने को मजबूर हैं, वहीं कुलीन जातियां जातिविहीन योग्यता के आधार पर लाभ उठाती रहती हैं। मूर्ति के गृह राज्य कर्नाटक में आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों को राज्य से कल्याणकारी लाभ मिलते रहे हैं। ये जाति और कल्याण को लेकर ब्राह्मणों के बीच की दुविधा को दिखाता है। जातिगत पहचान की इस बहस से आगे बढ़कर अब नजर डालते हैं एक खोजी रिपोर्ट पर। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक खोजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन प्रेमचंद गर्ग नामक व्यक्ति के साथ मिलकर कर रही है, जिस पर सीबीआई ने 979 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट को आयुषी कर, नितिन सेठी, मयंक अग्रवाल और हर्षिता मनवानी ने तैयार किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गर्ग और उनके परिवार द्वारा स्थापित एक नई गैर लाभकारी कंपनी के साथ मिलकर 30-31 अक्टूबर को दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन करने की साझेदारी की है। गर्ग पर अवैध लौह अयस्क खनन, अवैध सोना आयात और नाइजीरिया में बैंक धोखाधड़ी के भी आरोप हैं। इन आरोपों के बावजूद गर्ग को सरकार के शक्तिशाली गैर बासमती चावल विकास कोष के बोर्ड में भी नियुक्त किया गया है। सरकार और व्यापार के इस गठजोड़ से अलग अब बात कला की दुनिया की। ये साल भारत के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक एमएफ हुसैन की विरासत के लिए 2 नीलामियों की कहानी रहा है। सीएनएन के लिए ऑस्कर हालैंड ने हुसैन की इसी जटिल विरासत पर एक विस्तृत लेख लिखा है। मार्च में उनकी एक पेंटिंग $13.75 मिलियन में बिकी, जो अब तक की सबसे महंगी आधुनिक भारतीय कलाकृति बन गई। 3 महीने बाद मुंबई में उनकी 25 खोई हुई पेंटिंगों की नीलामी विवादों में घिर गई। एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह ने बिक्री रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं का अश्लील चित्रण किया है। भारत का पिकासो कहे जाने वाले हुसैन का बाद का जीवन विरोध और कानूनी कार्रवाइयों से घिरा रहा, जिसके चलते उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और 2011 में लंदन में उनका निधन हो गया। फ्रांस से भी कला जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस के लूव्र संग्रहालय से कीमती ताज के गहनों की चोरी के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले रविवार को दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इस संग्रहालय से 88 मिलियन यूरो की कीमत की वस्तुएं चुरा ली गई थीं। ये घटना दिनदहाड़े हुई जब चोर बिजली के उपकरणों के साथ इमारत में घुस गए। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि गहनों को पहले ही सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जा चुका होगा। कला के बाजार और विवादों से परे अब रुख करते हैं साहित्य की दुनिया का। द वाया हिंदी में अपने कॉलम कभी कभार में कवि और वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी आदिवासी कविताओं के एक अद्भुत संग्रह के बारे में लिखते हैं। गुजराती कवि कांजी पटेल के संपादन में भारतीय समकालीन आदिवासी कविता का संचयन सेतु प्रकाशन से अनुत्तरित लोग शीर्षक से आया है। इस अद्वितीय संचयन में 141 भाषाओं के 382 कवियों की 700 कविताएं अपने मूल और हिंदी अनुवाद के साथ शामिल की गई हैं। उनका कहना है ये संकलन संसार की नहीं, पृथ्वी की कविता का संग्रह है। आदिवासी आज भी पृथ्वी के नज़दीक उससे निरंतर संवाद में रहते हैं।
इस कविता में पृथ्वी की सुंदरता के साथ साथ अन्याय और भेदभाव के प्रतिरोधक स्वर भी मुखर हैं। इस संचयन में अंत्रुजी, बेडा, चोला नायका, गोजरी, हक्की पिक्की, खोरठा, कोड़ा, थाडो, तोतो, येराकुला जैसी कई ऐसी भाषाएं हैं जिनके नाम भी हमने शायद ही सुने होंगे। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।